हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी अस्करन है। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशंस करने से पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। कह रहा है गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस। आपका क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इसका मिसेस दयाल ब्रदर्स का एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का, जिसमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। आपको पता है डेबिट बैलेंस में या तो एसेट्स होगा या फिर एक्सपेंसेज होगा, और क्रेडिट बैलेंस में या तो इनकम होगा या फिर लायबिलिटी होगा। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, 14% लोन दिया हुआ है, लोन फ्रॉम MSDN कंपनी दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश इन हैंड, ट्रेड इन्वेंट्री, फर्नीचर, ट्रेड पेबल, एडवांस टू सप्लायर, नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग दिया। आपको बनाना क्या है? बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ फोकस कीजिएगा। एक तो यहाँ पे दोनों लोन जो दिया हुआ है, एक तो 14% लोन है, ठीक, और यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट दिया है। तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस निकाल के दिया हो, जितना भी इनकम एक्सपेंसेस होगा उसका एडजस्टमेंट करने के बाद दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ एक 14% लोन दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी ट्रायल बैलेंस में अगर परसेंटेज दिखता है तो वो मेरा हिडन एडजस्टमेंट होता है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो यहाँ पे आपको एजम्पशंस मानना पड़ेगा कि 14% जो लोन है या फिर लोन फ्रॉम द MS दास एंड कंपनी जो दोनों है ना, ये मेरा एट द ईयर एंड, खासकर यहाँ पे 14% टर्म लोन का, क्योंकि यहाँ पे आपको हिडन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको एंट्री बनाना पड़ जाएगा। अदरवाइज आपको एंट्री क्या बनाना पड़ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लोन। अब इस सिचुएशंस में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन। ठीक, इस सिचुएशंस में क्या होगा कि आपका ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो तो ऑलरेडी इसमें एडजस्ट है, लेकिन इसके कारण क्या होगा? आपको बैलेंस शीट में इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। तो हो सकता है इसके कारण आपका बैलेंस शीट मिसमैच हो जाए। इसलिए आपको ये एजम्पशंस मानना है कि जो 14% इंटरेस्ट ऑन लोन है, 14% जो लोन है वो एट द ईयर एंड में है। ठीक है ना, इस सिचुएशन में आपको इसका कोई भी एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं। तो लेट्स से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है ना, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6, बैलेंस शीट ऑफ MS दयाल ब्रदर्स एज ऑन या एज एट 31/3/2020। बैलेंस शीट ऑफ MS दयाल ब्रदर्स एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2020। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स, और ये आपका ट्रायल बैलेंस का इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको पहले बताया था जितना भी ट्रायल बैलेंस का इन्फॉर्मेशन होता है सिर्फ उसको एक प्लेस पे लिखते हैं, एक्सेप्ट हिडन एडजस्टमेंट को 2 प्लेस पे लिखते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एजम्पशंस माना है आपका जो लोन है वो एट द ईयर एंड है। होप सो आप लोगों को क्लियर है। एक एक प्लेस पे लिखते जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल मेरा कितना है? 7 लाख, है ना। इसको अभी इनर कॉलम लिखते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ड्राइंग को लेस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका? 3 लाख। 14% टर्म लोन है, 14% टर्म लोन कितना दिया हुआ है? 4 लाख। लोन फ्रॉम MSDN कंपनी कितना दिया हुआ है? 4,60,000। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल है आपका 4,20,000 का, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैश इन हैंड दिया हुआ है कितना? 20,000। इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री कितना है? 6 लाख। फर्नीचर है, फर्नीचर आपका 2 लाख। ट्रेड पेबल है आपका 40,000। एडवांस टू सप्लायर एसेट्स में दिया हुआ है, तो एडवांस टू सप्लायर मेरा एसेट्स बनेगा, डेबिट साइड में दिया हुआ है कितना? 1 लाख। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा 1 लाख रुपया, एंड ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक, क्या आएगा? 8 में से 60 गया कितना? 7,40,000। आप इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है? 7 4 11 11 4 15 16 16,40,000, है ना। 16,40,000
40,000। अब इधर ऐड करके देख लें एक बार कितना आ रहा है। 4 2 6 7 7 लाख 20 7 7 6 13 13 2 15 15 1 16 16 लाख 40,000। होप सो आपको क्लियर है, दोनों साइड मैच हो रहा है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। नोट में क्या लिखना है, assume that 14% term loan taken at the end of, तो ये सब नोट प्लीज एग्जाम में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। जहाँ भी आप एजम्पशन मानते हैं तो आप लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन नंबर बहुत ईजी है, एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है द बैलेंस ऑफ हापर, द बैलेंस शीट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ बैलेंस शीट, हापर का। 1/4/2019, 1/4/2019 का दिया हुआ, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है थापर का। ट्रेड पेबल, एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, कैश एट बैंक और इन्वेंट्री दिया। पहले ड्यूरिंग द ईयर, करेंट ईयर में इज प्रॉफिट एंड लॉस रिवील्ड और नेट प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस से कितना रिवील हो रहा है पता चल रहा है, 18,30,000 का उसका प्रॉफिट हुआ है। और दिस वाज आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग, तब ये जो प्रॉफिट आया है ये सब अलाउ करने के बाद आया, मतलब रेंट रिसीव, ये इनकम रिसीव किया था 3 लाख का, उसको कंसीडर कर लिया गया इस नेट प्रॉफिट में। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी निकाला गया, फर्नीचर एंड फिक्चर पे 10% और इस पे 5%, ना, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर फिक्चर पे 5%, इसको भी इस पे कंसीडर कर लिया गया है। नेक्स्ट प्रोविजंस फॉर डॉटफुल डेट्स 5% है ना, 31 मार्च जो ट्रेड रिसीवेबल होगा उस पर 5%, उसको भी इस पे कंसीडर कर लिया। लेकिन अब इसका फिर से एक्सेप्शन लिख रहा है कि बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैज फॉरगेटन टू प्रोवाइड, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था 18,30,000, ये दो चीज भूल गया लिखने के लिए, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 का और एक प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 20,000 रुपये का। फिर हिज करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी 31 मार्च का दिया हुआ है, इन्वेंट्री 14,50,000, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड ट्रेड पेबल। आपको फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया 6 लाख फॉर डोमेस्टिक, आपका ड्रॉइंग हो गया। आपको बनाने के लिए कह रहा है ड्रॉ हिज बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दे दिया है, आपको बनाने के लिए कह रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए एट द ईयर एंड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको इस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कि यहाँ पे दो चीज को कंसीडर नहीं किया, एक तो इसको और एक इसको कंसीडर नहीं किया। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, कौन सा है, रजिस्ट्रेशन नंबर 7, दो एंट्री नहीं किया गया, तो इसको अगर मैं कंसीडर करता हूँ, अगर ये एंट्री छूट गया है तो इसको मैं लिखूंगा, है ना, रेक्टिफिकेशन होगा, तो एंट्री क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना 1,80,000, क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस इनकम एसेट्स है मेरा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस, एक तो आउटस्टैंडिंग का एंट्री मुझे करना था रेक्टिफिकेशन का, दूसरा करना था प्रीपेड इंश्योरेंस का, तो मैंने दोनों एंट्री कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, है ना, और ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये कहाँ पे जाएगा, तो ये मेरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और ये मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को घटा रहा है, क्योंकि मैंने पेड किया एडवांस में तो मेरा एक्सपेंसेस घट रहा है, तो आपका ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के साइड में, क्योंकि आप माइनस में तो लिख नहीं सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कर दिया नहीं है, तो आप इसको माइनस करके ना लिखें, डायरेक्टली आप प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अब हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना करके। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, रेक्टिफाई, लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। आपका बैलेंस कितना दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का, 18 लाख, बाई बैलेंस, है ना, बाई बैलेंस, ये कितना दिया हुआ 18 लाख। अब मैंने बोला क्या, एक जो एक्सपेंसेस आपने लिखा है उसको आप कहाँ लिखेंगे, है ना, उसको आप, सॉरी, उसको आप एक्सपेंसेस में लिखेंगे, तो यहाँ पे टू एक्सपेंसेस कितना 1 लाख, और यहाँ पे बाई
एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपको करना था। आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, ये आपका करेक्ट बैलेंस फिगर है भाई। बैलेंस जो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, यार कितना आ रहा है आप एक बार देख लीजिए। 18,00,000 प्लस 20,000 माइनस 1,60,000। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है नेट प्रॉफिट का 16,70,000। 16,00,000 ठीक है। 16,70,000 जो है आपका जहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होगा। अब हम लोग इससे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस ऑफ एज एट ऑन 31 बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट जो मुझे बनाना है थापर का, बैलेंस ऑफ थापर। एक पॉइंट हम करके लिखते जाते हैं। पहले बात करते हैं लायबिलिटी अमाउंट। और सबसे पहले मैंने जो जर्नल एंट्री बनाया था उसको हम लोग लिख पर जो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड, तो आउटस्टैंडिंग और पेड। फिर हम लोग को पता है कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, जो न्यू प्रॉफिट आया 16,00,000 ऐड करेंगे, जो ड्राइंग रहेगा उसको हम लोग। अब हम लोग बैलेंस का एक एक आइटम देखते हैं। नीचे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपका है ना, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी। आप इससे क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है 14,00,000 का, दिया हुआ है 14,50,000। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंट्री। ये बैलेंस दिया हुआ है आपका 31 मार्च 20 का। हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 20 के बैलेंस लिखेंगे, ना कि ऊपर से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अगर यहाँ पे पूरा बैलेंस दिया होता तो हम लोग यहीं से लिखते। पूरा अगर बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस शीट का पूरा बैलेंस नीचे नहीं दिया हुआ है तो हम फिर जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। क्या है एंट्री कितना है, 14,50,000। ट्रेड कितना है, ट्रेड रिसीवेबल मेरा कितना है 20,00,000। और इसमें एडजस्टमेंट करना है, यहाँ देख लीजिए आपको बनाना था 5%। 5% और डॉटफुल रेट आएगा तो कितना आएगा 1,00,000 रुपया ना। 20,00,000 का 5% होगा 1,00,000 रुपया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, सर आपने 5% यहाँ तो एडजस्ट कर दिया, यहाँ तो माइनस कर दिया, बट प्रॉफिट लॉस से क्यों माइनस नहीं किया। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था दिस वाज आफ्टर अलाउइंग, मतलब ये सब अलाउ करने के बाद ही है, यहाँ से माइनस। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास क्या दिया हुआ है आपका ट्रेड रिसीवेबल था कैश एट बैंक, कितना है कैश एट बैंक मेरा 10,35,000 है। कैश एट बैंक 5 लाख। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रेड पेबल है। ट्रेड ट्रेड पेबल कितना है आपका 11,40,000। नेक्स्ट ड्राइंग है 6 लाख का, तो माइनस करेंगे टैक्स। अब आते हैं ऊपर। सबसे पहले ट्रेड पेबल तो मैंने लिख तो मतलब नहीं है, और स्टैंडिंग पेबल जो 1,50,000 इसका भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। कैपिटल नहीं लिखा तो कैपिटल यहाँ पे लिख देता है 50 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड, बट इसमें माइनस करेंगे आपका प्लांट एंड मशीनरी पे 10% मतलब 3,00,000 रुपया। तो आपका यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 2,22,00,000 रुपया। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिखेंगे, एंड फिक्चर 3,00,000। लाख में जो माइनस करना है आपको कितना 5%, लाख का 5% 15,000। यहाँ पे आएगा 2,85,000, 2,05,000। ट्रेड रिसीवेबल आपने लिख
आप लिख चुके, सब बता दिया, कैश एट बैंक लिख चुके, इन्वेंट्री भी होप्सो लगता है मैंने सारा बैलेंस लिख दिया। एक बार हम लोग बैलेंसिंग निकाल लेते, कितना आ रहा है, 50 लाख, 10,70,000 माइनस टैक्स, आपका आ रहा है टैक्स 20,000। तो आप अगर ऐड करोगे सारा फिगर तो आपका जो फिगर आएगा, टैक्स 70,000 प्लस 1,80,000, 11,40,000, तो आपका आएगा 70,090, टैक्स 90,000। इसको ऐड करके देखो, 7 lakhs, टैक्स 5,000 प्लस 1000 प्लस 14,50,000 प्लस 20 लाख, एसेट 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 का है लाख 35,000, 10,35,000 ऐड करेंगे, का जो फिगर आ रहा है वो 90, सो क्लियर है, ठीक है। गलती से लिखा गया था 35 लाख रुपया, 10,35,000 है, तो हम लोग 10,35,000 कर लिए, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, हमारा टोटल जो आ रहा है एसेट्स का टोटल आ रहा है 73,90,000, और यहाँ पे लायबिलिटी का जो टोटल आ रहा है वो 73,90,000। तो होप सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे। 9 क्या बोल रहा है, श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन, जी है वो आपको ट्रायल बैलेंस का फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये मतलब ये ट्रायल बैलेंस का इन्फॉर्मेशन है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट में आपको पता है एसेट्स का और एक्सपेंस का है, और क्रेडिट में इनकम और लायबिलिटी, तो आपको क्लियर है, इनकम और लायबिलिटी। कैपिटल दे रखा है, परचेज को दिया हुआ है ना, परचेज और दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल दे रखा है। 14% बैंक लोन, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लोन जो लिया गया है वो एट द ईयर एंड लिखा हुआ ना। पहले वाला क्लब ऊपर जो क्वेश्चन किया हुआ था क्लियरली नहीं लिखा हुआ, तो हमने एजम्पशंस माना था, ठीक। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट वो भी एट द ईयर एंड में लिया गया है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा हो ना एट द ईयर एंड में है, और हम अगर एजम्पशन ईयर एंड में नहीं मानते हैं, इस सिचुएशन में आपको ये निकालना पड़ जाएगा, ठीक। फिर सैलरी, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंस और दोनों रिटर्न दिया हुआ, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों दिया हुआ है ना। फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन वो दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 31/5/20 का 1,00,000 रुपया। कुल क्या रहा है आपको बनाने के लिए, द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको चलो हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री मित्तल और द मार्च 2। बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ और द पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, हम लोग ऐड लिखेंगे। बैलेंस शीट भी फॉर्मेट बना लेते हैं, बैलेंस ऑफ एज ऑन या एज एट
लायबिलिटी अकाउंट। पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, हम 2 प्लेस पे लिखेंगे। स्टॉक है आपके पास ₹1,00,000 और एक जाएगा आई। क्लियर है। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस का जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, पहले कैपिटल की बात करते हैं। 8,17,000 बैलेंस शीट में कैपिटल 8,00,000। अभी इनर कॉलम में लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, अगर ड्राइंग होगा तो माइनस होगा। तो कैपिटल मेरा 8,70,000 है। परचेज और सेल्स कितना है? परचेज और सेल्स मेरा अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक पहले लिख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक परचेज बाई माइनस होगा सेल्स, और इसमें परचेज परचेज कितना है? 6,05,000। तो कितना है? 5,000 और सेल्स 12,00,000। नेक्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 7,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल 90,000 एंड 170। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल 90,000 और ट्रेड पेबल है 170। 1,00,000। 14% लोन, 14% है टर्म लोन है, ₹2,00,000। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितना? ओवरड्राफ्ट है आपका 1,12,000। ओवरड्राफ्ट है 1,12,000। सैलरी सैलरी जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू सैलरीज 1,70,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1,10,000 अदर एक्सपेंस 1,000। अब आते हैं रिटर्न। अब रिटर्न कितना है? 40,000 एंड 30,000। अब ये डेबिट बैलेंस है और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा रिटर्न? डेबिट बैलेंस का मतलब कौन सा रिटर्न? डेबिट मतलब सेल्स रिटर्न करेंगे। ये परचेज, ये मेरा क्या है? यहाँ से माइनस कर 30,000 परचेज रिटर्न, माइनस कर सेल्स रिटर्न 40। अगर मैं इससे लेस करता हूँ तो कितना आ रहा है? 6,05,000 माइनस 30,000 आ रहा है 5,05,000 एंड 12,10,000 माइनस 40,000 क्या आ रहा है? टैक्स 20 टैक्स 20। और भी कुछ है? हाँ, फर्नीचर डन हो चुका है। फर्नीचर है 4,50,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरा 8,90,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड है 5,000। कैश इन हैंड 5,000। अगर मैं इसको एडलेस करता हूँ ना, सब सारा डेटा मैंने लिख लिया। अगर इसको एडलेस करता हूँ तो देख लो सारा बैलेंसिंग 11,70,000 प्लस 1,00,000 12,70,000। 12,70,000 अगर मैं इसको लेस करता हूँ, 12,70,000 माइनस 72,000 माइनस 5,75,000 इक्वल टू लैक्स 20 का जीपी आएगा, वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई लैक्स 20,000। लैक्स 20,000 में लोग माइनस करेंगे, मेरा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2
नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। माइनस करके देख लो पहले, 270 1,10,000 माइनस 60 तो आ रहा है 183 कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 180, बैंक तो कुछ है नहीं, तो ऐड करने के बाद 8,70,000 ऐड करोगे तो मेरा आएगा 10,50,000 में। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ और एडजस्ट करके 10 प्लस 170 प्लस 2 लाख प्लस 1,12,000 इक्वल टू लैक्स 35 आ रहा है, 15,35,000 और उधर कितना आ रहा है 1,00,000 प्लस 90,000 प्लस 4,50,000 6,90,000 एंड प्लस 5,000 इक्वल टू 15,35,000। होप सो क्लियर है ना, ये दोनों मैच हो गए। अगर मैं इसी बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाह रहा हूं, मॉड्यूल जो अभी आया है आईसीआई का, है ना, May 24 के लिए, उसमें से इसमें थोड़ा चेंजेज हुआ है। इसमें इनपुट जीएसटी है ना, सॉरी क्या लिखा हुआ है, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजी एट जीएसटी। क्या लिखा हुआ है इन्हें ना, आउटपुट आईजीएसटी है वो है देखो यहाँ पे जो आउटपुट जीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी है, देखो आईसीआई ने क्या किया है, May 24 के लिए जो न्यू सिलेबस निकाला है ना, May 24 के लिए जो न्यू सिलेबस निकाला है, उसमें आईसीआई ने क्या किया है कि इस 5,000 को क्या कर दिया है, 2,000 कर दिया है, 5,000 को क्या कर दिया है, 2,000 कर दिया है, और यहाँ पे लिखा वो एडिशनल ऐड किया उसने, उसने जीएसटी का एडिशन किया है। तो सबसे पहले लिखा इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट, प्लीज मेरा पहले कॉन्सेप्ट का क्लासेस देखिए, मैंने इसको सारा डिटेल डिस्कशन कर रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है ना। इनपुट सीजीएसटी में उन्होंने लिखा है 9,000, यहाँ पे भी लिखा है 9,000 और यहाँ लिखा है 15,000। अब ये चेंजेस होने के कारण ये जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 26,07,000, यहाँ पे भी 26,07,000। सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जीएसटी का डिस्कशन कर लेता हूँ कि जीएसटी का सेटलमेंट कैसे होता है, मतलब पेमेंट कैसे करते हैं, जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है। तो हम लोग आई एस का मतलब सीजीएसटी, आई का मतलब आईजीएसटी और एस का मतलब एसजी का नेट सेटलमेंट कैसे पे करेंगे, ये हम इसको रखेंगे फर्स्ट पोजीशन, टू, और इसको का सेटलमेंट कैसे करें, तो मेरा क्या है, इनपुट है, डेट से मान लेते ये मेरा इनपुट है, और यहाँ पे भी सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजी, ये मेरा आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स का सबसे पहले हम सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ करेंगे और सीजीएसटी का आईजीएसटी के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जितना सीजीएस, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा सीजीएसटी 10,000 है और यहाँ पे 12,000 था, तो 10,000 का 10,000 पहले इससे पूरा कर लेंगे, ठीक है ना, इससे कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे मेरा जो सीजीएसटी है वो है 8,000 और यहाँ पे है 2,000। सबसे पहले 10,000 में 8,000 8,000 पूरा का पूरा फुल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और फिर 2,000 यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ, फिर सीजीएसटी के साथ और फिर एसजीएसटी के साथ। तो लेट से मान लेते हैं आईजीएसटी मेरा है 10,000 और ये है मेरा 2,000 और ये है मेरा 6,000। सबसे पहले 10,000 में से 2,000 तो पहले इसको सेटल कर लेंगे। अब यहाँ बचा इसको कितना करना है, तो आपको जो मर्जी है, जिसकी मर्जी है, जैसे मान लेते आप 100% इसी तरह से आपके पास बच कितना गया, 8,000 बच गया, तो आप पूरा का पूरा 8,000 यहाँ से कर लो। अगर आप पूरा नहीं 50-50 करना चाहते हो तो 4,000 यहाँ से कर लो, 4,000 यहाँ से कर लो,
आप यहाँ का पूरा करना चाहते हो 6000 यहाँ से कर लो, 2000 यहाँ से, मतलब जो मर्जी आपका उस रेशो में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले करेंगे IGST से, सबसे पहले इससे, फिर इस करना है और इससे करना है। जिस रेशो में आपको करना है वो रेशो में कर सकते हो। उसी में SGST मतलब स्टेट GST में क्या करना है, सबसे पहले स्टेट से लेना है, फिर आपका IGST से लेना है। मतलब ये यहाँ पे क्रॉस नहीं हो सकता, मतलब स्टेट को सेंट्रल से और सेंट्रल को स्टेट से हम लोग सेटअप नहीं करें। यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है वो आउटपुट में कितना दिया हुआ है, इनपुट CGST आपके पास 9000 है और SGST कितना है 9000। GST यहाँ पे आपका 9000 है और SGST भी आपका पे कितना है 9000 है, और आउटपुट IGST जो है आपका वो कितना है 15000 है। ये आपका डेटा दिया हुआ है। मैंने बोला था कि आप इसका इससे सेटल कर लो और फिर इससे कर लो, बट ये तो है ही नहीं ना, तो आप पूरा का पूरा यहाँ से कर लो, तो आप कितना कर सकते हो। फिर आप इससे यहाँ पे कर लो और फिर इस यहाँ पे कर लो, तो आप कितना, क्योंकि आपके पास इनपुट है दोनों मिला के 18000 और आउटपुट कितना है सिर्फ 15000 का टैक्स पे करना है। तो आपके पास कितना करना है, किससे करना है, तो आप किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लेते 9000 को 9000 पूरा खत्म कर लो यहाँ पे, तो आपके पास कितना बच गया, 9000 खत्म करोगे तो 6000 बचा। आप 6000 को इससे खत्म कर लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3000। यहाँ पे इनपुट कितना बच गया 3। अब आपके अकाउंटिंग में क्या होता है, आपको अकाउंटिंग में जो मेरा इनपुट होता है, मैंने प्लीज कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल में कराया, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास देख ले। इनपुट जो भी होता है, इनपुट CGST बोल लो, SGST बोल लो, है ना, या फिर IGST बोल लो, ये मेरे लिए एसेट्स कहलाता है, ठीक। और आउटपुट जो भी होता है, आउटपुट मेरे लिए लायबिलिटी कहलाता है। तो अगर मेरा आउटपुट ज़्यादा होता है ना, आउटपुट ज़्यादा था तो हम उसको पे करते हैं, लेकिन आउटपुट कम है तो मेरे पास अभी भी इनपुट बचा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ था। इनपुट मेरे पास कितना बचा हुआ है 3000 बचा हुआ है, ठीक है। इनपुट मेरे पे या तो आप इसको CGST बोलो, ये क्योंकि मैंने यहाँ से बचाया 3000, तो आप हम इसको बोल सकते हैं इनपुट SGST कितना 3000। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे इनपुट CGST बोल सकते हो, कि आप बोल सकते हो ना कि सबसे पहले सर हम इससे सेटल करेंगे, 9000 इससे सेटल कर लेंगे पूरा, और जो बच गया 6000 उससे यहाँ पे सेटल करेंगे, तो मेरा आउटपुट तो इनपुट जो CGST वो बच जाएगा। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ये दोनों जो बचेगा, SGST चाहे बचे चाहे CGST बचे, ये आपके लिए एसेट्स ही बनेगा। तो आपको इसको एसेट साइड में लिखना है ना। प्लीज मैं पहले वाला थोड़ा सा रब कर ले रहा हूँ या फिर मैं कट लगा दे रहा हूँ। आपको चेंजेस क्या करना है, यहाँ पे 2000 करना है, क्योंकि मैंने बता दिया था कि आपको इनपुट ने क्या किया, इसमें 2000 लिख दिया है, और यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट, या तो CGST आपको लिखना है CGST को, या फिर SGST। हाँ, तो आपका आंसर वही है, बट ये कॉन्सेप्ट एक ICA ने डाला है, इसको कैसे सोल्व करना है तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। होप सो आपको अच्छा लगा हो मेरे क्लास, ठीक है ना। अब आपको जितना भी सॉल्यूशंस है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।